नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है एमपी में विकास की बहार, मोर्चे पर मोहन सरकार। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो विकास की दौड़ में पीछे नहीं। देश के टॉप 3 राज्यों में मध्य प्रदेश ने जगह बना ली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 41% का रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की है। एमपी अब तेजी से 11% से ज्यादा की जीडीपी ग्रोथ के साथ भविष्य की नई उड़ान भरने को तैयार है। लेकिन सियासत भी गर्म है। स्वाभाविक है, जब सरकार विकास के आंकड़े प्रस्तुत करती है तो विपक्ष के अपने सवाल जवाब भी होते हैं। लेकिन पूरी खबर देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करें। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर विकास की रफ्तार को तेज करते हुए देश में अपनी एक नई पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पूंजीगत व्यय में 41% की बढ़ोतरी के साथ मध्य प्रदेश देश के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हो गया है। गुजरात और उत्तर प्रदेश के बाद एमपी तीसरे स्थान पर है, जो विकास के मोर्चे पर राज्य की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। विकास के मोर्चे पर एमपी की बड़ी छलांग, पूंजीगत व्यय में टॉप 3 स्टेट में एमपी 2025-26 की पहली तिमाही में 41% की बढ़ोतरी। गुजरात और यूपी के बाद एमपी तीसरे स्थान पर। एमपी की औसत वार्षिक वृद्धि दर में भी सुधार, 4.8% रही। एमपी की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2011-12 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 38,497 रुपये, साल 2023-24 में बढ़कर 67,300 रुपये हुआ। एमपी की जीडीपी बढ़कर 11.05% हुई। 2028-29 तक जीडीपी दोगुना करने का लक्ष्य। प्रति व्यक्ति आय 1,52,615 रुपये हुई। सीएजी के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 2025-26 की पहली तिमाही में अपने पूंजीगत व्यय में अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की है। ये आंकड़े प्रदेश की समृद्धि और विकास के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये बढ़ोतरी प्रदेश की सशक्त अर्थव्यवस्था और समग्र विकास को दर्शाती है। हालांकि इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार के परिश्रम के कारण से जो पूंजीगत व्यवस्था में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने एक ऊंची छलांग लगाई है, ये पंख लगे हैं विकास के, ये पंख लगे हैं पूंजीगत व्यय में, और ये पंख लगे हैं विकास की अधोसंरचना विकास की अवधारणा को सुनिश्चित करते हुए। देखा जाए तो विकास की दर तेजी से बढ़ रही, वो अपराध में बढ़ रही है, भ्रष्टाचार में बढ़ रही है, महंगाई में बढ़ रही है, गरीबों में बढ़ रही है, किसानों के असंतोष में बढ़ रही है। लेकिन स्टेट की जो आर्थिक स्थिति है वो और विकास है वो कहीं नहीं बढ़ रही है। लोगों के ऊपर जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है। आज कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश विकास की जगह विनाश की ओर जा रहा है। सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी कर अपने वाही वाही करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने आने वाले सालों के लिए भी मजबूत विकास की नींव रखी है। 2028-29 तक सकल घरेलू उत्पाद को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, जो प्रदेश को आगे बढ़ाने की रफ्तार को और तेज करेगा। मध्य प्रदेश में विकास की बहार आ चुकी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने इस बहार को सही दिशा में ले जाने के लिए हर कदम पर काम किया है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था, बेहतर सार्वजनिक सेवाएं और उच्चतम विकास दर की ओर बढ़ता मध्य प्रदेश अब देश में एक चमकते हुए उदाहरण के रूप में उभर रहा है। तो बीते वर्षों में हम देखें, खासकर जब डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली, उसके बाद से विकास की रफ्तार, खासकर विकास पर फोकस, मतलब ये नहीं है कि सड़क, पानी, बिजली, ये सब तो करना ही है सरकार को, करती भी आई। बीते वर्षों में काफ़ी कुछ परिवर्तन मध्य प्रदेश के भीतर दिखे हैं। लेकिन विकास कब होगा? जब रोजगार के नए अवसर आप सृजन कर पाएंगे। विकास कब होगा? जब नई इंडस्ट्री दिखाई देगी। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसी को फोकस किया। उसका असर आपके सामने है कि मध्य प्रदेश किस तरह से अपनी विकास की रफ्तार में छलांग मार रहा है। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वर्षों में और बेहतर तरीके से, खासकर 28-29 की बात भी सरकार कर रही है। वो 3 मेहमान मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं, अपराजिता पांडे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की, भोपाल स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं आशीष शर्मा जी, विधायक हैं कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के, माफ़ कीजिएगा, आपका भी बहुत स्वागत है आशीष जी। आशीष जी, लगातार आपकी सरकार है और आप तो 3 बार से विधायक है, तो आपने देखा है, वो दौर भी देखा है, वर्तमान का दौर भी देखा है।
लेकिन पूंजीगत अर्थव्यवस्था में जिस तरह से सुधार हुआ है, ये किस तरह के संकेत देख रहे हैं आप, और क्या इसके पीछे वजह क्या देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक सुनियोजित विकास की परंपरा इस प्रदेश में चालू की, ये उसी का सकारात्मक परिणाम है। मध्य प्रदेश न सिर्फ आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ है, बल्कि विपक्ष जो आरोप लगाता है समय समय पर विधानसभा के अंदर भी कि मध्य प्रदेश में आर्थिक बदहाली है, सीएजी की रिपोर्ट ने आज इस बात पर मोहर लगाई है कि मध्य प्रदेश का वित्तीय अनुशासन, मध्य प्रदेश सरकार का वित्तीय प्रबंधन भारत के शीर्ष 3 राज्यों में गिना जाता है। और मैं ऐसा मानता हूं, एक अच्छी सरकार के लिए विकास के प्रति प्रतिबद्धता तो होती है, लेकिन जिस तरह घर का बजट संभालने में गृहिणी की कारीगरी देखी जाती है, उसी तरह मध्य प्रदेश का जो आर्थिक समृद्धि है, मध्य प्रदेश के खजाने का जो विस्तार है, उसको बहुत सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेंटेन किया हुआ है। इसके कारण हमने विकास की जो असंख्य योजनाएं इस प्रदेश में चालू की, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना, जब लाडली बहना चालू हुई थी तब उस समय कई विश्लेषकों ने कहा था कि सरकार के लिए इस योजना को चलाना बहुत टेढ़ी खीर होगी, लेकिन 1350 करोड़ रुपए प्रति माह इस योजना में मध्य प्रदेश की सरकार बहनों को दे रही है। इसके अलावा चाहे लैपटॉप वितरण हो मेधावी विद्यार्थियों को, स्कूटी देने का मामला हो, पिछले बार 7,500 विद्यार्थियों को हमने स्कूटी दिलाई है, चाहे साइकिल हो, ड्रेस हो, किताबें हो, गरीबों का इलाज हो, मुख्यमंत्री कन्यादान हो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन की यात्राएं भी अब निकलने वाली है, विद्युतीकरण हो, सड़कों का विकास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, और तो और जो हमारी लाडली बहनें जिनके पास उज्ज्वला गैस का कनेक्शन है, उनके खातों में गैस रिफिलिंग की सब्सिडी डालना हो, ऐसी कोई सी योजना भी हमने ना तो बंद की, बल्कि और सारी योजनाओं का विस्तार किया। आज मध्य प्रदेश में गरीब व्यक्ति को, बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्ति को ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा मध्य प्रदेश की सरकार ने की है, और उसके माध्यम से लगभग 100 से अधिक मरीजों का अब तक इलाज हो चुका है। जीवन बचाने का काम हमारी सरकार कर रही है, और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि विपक्ष को सोचना चाहिए, सरकार अच्छा प्रबंधन कर रही है, विकास की योजनाओं पर अच्छा पैसा खर्च कर रही है, वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, तो विपक्ष को तो धन्यवाद देना चाहिए। आप आज भी आलोचना करने में लगे हुए हैं, मुझे लगता है विपक्ष का रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है। जी अपराजिता जी, देखिए, बात स्वाभाविक है कि तुलना जब भी होती तो पूर्व की सरकारों से होती है। अब 2003 की बात तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लगभग सरकार है। 3 के बीच में कुछ वर्ष आपके कमलनाथ जी के भी दिखाई दिए, 1.5 साल वो रहा, उसमें ये कहा गया कि उनका एक अलग तरह का काम करने का तरीका था। लेकिन ये तो सच है कि जब आप सड़कों से गुजरेंगी, जब आप यहाँ से इंदौर भी या कहीं भी चले जाएंगे, तो आपको दिखता तो है विकास। फिर विकास इतना हो रहा है, उसके बाद भी फिर सवाल। देखिए मनोज जी, ये एक पूरी पिक्चर देखने की यहाँ ज़रूरी है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि एयर एम्बुलेंस है, ये बड़ी बड़ी बातें टेलीविज़न पे अच्छी लगती है, बट वास्तविकता ये है कि डिलीवरियाँ महिलाओं की बुलक कार्ट पे हो रही हैं, गांव से शहर ले जाने की सुविधा नहीं है। तो एयर एम्बुलेंस कहाँ है? एक महिला हूँ, पूछ रही हूँ, बताइए। देखिए, लुभावने वादों से कुछ नहीं होता। आपने बहुत एक सही बात कही कि विकास जब होता है तो विकास दिखता है, और सही बात है, हर सरकार में प्रदेश आगे बढ़ता है। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, आज उसको 20-22 साल हो गए, बहुत लंबा कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो अगर आप अपनी थोड़ी सी उपलब्धियां गिनाते हैं टेलीविजन पर, तो ये समझिए कि इतने लंबे कार्यकाल में बहुत कुछ बदल सकता था मध्य प्रदेश में, पर वास्तविकता में नहीं बदला। कमलनाथ जी के 15 महीने की सरकार में मेट्रो प्लान हम लाए कांग्रेस पार्टी, पर आपने क्या किया? 5 साल आज भी मेट्रो प्लान डिलेड है, उसका एस्केलेशन कॉस्ट बढ़ता चला जा रहा है। कौन देगा वो कॉस्ट? हम आप देंगे, सिटीजन देगा, नागरिक देगा, हमारे टैक्सेस से आप वसूल करेंगे। एस्केलेशन कॉस्ट बढ़ता चला जा रहा है, हर मध्य प्रदेश के सिटीजन पर, नागरिक पर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। आप मुझे बता रहे हैं प्रदेश अच्छी हालत में है। कैग रिपोर्ट की हमारे सामने बात की, तो कैग रिपोर्ट में ही आज खुलासा हुआ है कि पीएम ग्राम सड़क योजना में कितना फ्रॉड हुआ है, मध्य प्रदेश में कितना घोटाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही बनती है।
आज युवा के पास रोजगार नहीं है। रोजगार का सृजन करने में भारतीय जनता पार्टी कंप्लीटली अनसक्सेसफुल रही है। तभी हमारे मध्य प्रदेश का युवा जाता है बेंगलोर, जाता है पुणे, जाता है हैदराबाद, जाता है आईटी पार्क की बात। रोजगार को लेकर ही तो सरकार कर रही है। आप देख रहे हैं कि लगातार इन्वेस्टर समिट और तमाम पहले इन्वेस्टर समिट होती थी, आजकल रीजनल समिट हो रही है। उसमें आप देख रहे हैं कि जिलों में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री खुद। तो ये विकास नहीं है क्या? बहुत सही कहा मनोज जी ने। बार बार हम सुनते हैं रीजनल समिट हो जाती, इन्वेस्टर समिट हो जाती, क्या होता है? कितने उद्योग धरातल पे लगे इसकी रिपोर्ट दे सकती भारतीय जनता पार्टी? नहीं दे सकती, क्योंकि बात इन्वेस्टर समिट की करते हैं और 2 दिन बाद एग्जिट पॉलिसी आ जाती है। कोई मध्य प्रदेश में अपना पैसा लगाने को इसलिए रेडी नहीं है क्योंकि आप इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं बना पाए, तो रोजगार का सृजन नहीं हुआ। इसलिए युवा बाहर देख रहा है अपॉर्चुनिटी। आपने आईटी पार्क नहीं बनाया, आपने मेट्रो नहीं दी, आपने आज कांग्रेस की बात करें तो 20-22 साल की पहले की बात कर रही हूं, पीतमपुरा, BHEL, गोविंदपुरा, आप बताइए आपने कौन सा इंडस्ट्रियल हब भारतीय जनता पार्टी ने 20-22 साल में बनाया? चलिए मैं लौटता हूं। 50 लाख, मनोज जी बस आखिरी बात, 50 लाख तो रजिस्टर्ड यहां पर मध्य प्रदेश में वो लोग हैं जो बेरोजगार हैं। तो कल्पना करिए बेरोजगारी किस चरम पर है। अगर रजिस्टर्ड इतने हैं तो अनरजिस्टर्ड की कल्पना करिए। जी मेरे साथ पारासर जी भी जुड़ गए, जयप्रकाश पारासर जी, आर्थिक मामलों की जानकार है। बहुत स्वागत है पारासर जी आपका भी। आप तो बहुत गहराई से अध्ययन भी करते हैं और मुझे लगता है जिन 2 अन्य राज्यों की बात हो रही उनसे भी हम तुलना कर रहे, तो आज उनके साथ हम लोग खड़े हो गए। मध्य प्रदेश की सरकार खड़ी हो गई है, मध्य प्रदेश खड़ा हो गया। लेकिन आप जब तुलनात्मक तरीके से भी देखते हैं तो जो कहा जा रहा है कि 41% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही मध्य प्रदेश के भीतर, इसको कैसा आप अपने तरह से देखेंगे? मनोज जी, जो भी इस पूरे कहानी में सबसे अच्छे जो ग्रीन शूट्स या जिसको हम अच्छी बात कह सकते हैं, 2-3 जो मैं उनको तो सबसे पहले उल्लेख करना चाहूंगा जी। सबसे पहला तो यह है कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है। तो जो पूंजीगत व्यय में जो हिस्सेदारी मतलब 41% के करीब वो बढ़ा है, और पूंजीगत व्यय का बढ़ना सबसे अच्छी बात है। नहीं तो क्या है कि अगर आपकी जो खर्च है उसका बड़ा हिस्सा अगर केवल सैलरी और ऐसे अन्य चीजों पर खर्च होता है जो अनुत्पादक हो, तो बुरी बात है, वो नकारात्मक बात मानी जाती है। क्योंकि इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि वो पूंजीगत खर्च हो रहा है, यानी आप असेट बिल्डिंग कर रहे हैं। अगर आप संपत्तियों का निर्माण कर रहे हैं तो ये राज्य के लिए बेहतर है। इसका मतलब है सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं या बांध बन रहे हैं, सिंचाई की सुविधाएं विकसित हो रही हैं, इस तरह की संपत्तियों का निर्माण हो रहा है। दूसरी जो बात है वो ये है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने एक डिपार्चर दिखाना शुरू किया है। कहाँ से? एग्रेरियन इकोनॉमी। हमारा टोटल जो स्टेट का जीडीपी है उसमें 43, 44, 43, 44 या पहले शायद 47% के करीब था, वो हिस्सेदारी कृषि की। और अब हमने औद्योगिक जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाना शुरू किया है। वो अभी हालांकि अभी अगर हम एक देशों के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से इसकी किसी देश से तुलना करें तो वियतनाम से हम जैसे तुलना करते हैं तो वियतनाम में जो उसका जीडीपी है, हालांकि वो बहुत ज्यादा है हमारे मुकाबले जी, पर उसका जो जीडीपी है उसमें 20% हिस्सेदारी मैन्युफैक्चरिंग की। तो हमारे यहाँ अभी मैन्युफैक्चरिंग 7% है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो पिछला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, उसके बाद जो रीजनल स्तर पर औद्योगिक निवेश की दिशा में जो सम्मेलन हुए, इन्होंने एक माहौल बनाने का एक प्रयास किया और इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया कि वो उद्योगों में निवेश करना शुरू करें। और इससे एक बड़ी बात ये हुई, जैसे 1 लाख एकड़ के करीब जमीन जो है वो औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए है। तो इसका जो मनोज जी जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट बहुत जरूरी है कि हम कृषि पर बहुत ज्यादा निर्भरता से उद्योगों की तरफ शिफ्ट करें। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसको
हमें थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा आने वाले वर्षों में। जी। और हम जितना डाइवर्सिफाई होते चले जाएंगे, और मैं समझता हूं कि टूरिज्म और सर्विस सेक्टर का बड़ा हिस्सा इसमें होने वाला है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग की कई इकाइयां, हमारे पास में केवल सी फूड और पोर्ट की सुविधा नहीं है, वही एक चीज हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हम सब चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की इतनी बढ़िया स्थिति है, तो हम गारमेंट इंडस्ट्री में इस समय बहुत अच्छा, हालांकि अमेरिका ने जो अभी किया है टेक्सटाइल पर प्रहार, उसके अलावा हम बाजारों का भी आगे चल करके डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो मध्य प्रदेश के लिए एक्सपोर्ट की, गारमेंट इंडस्ट्री को बढ़ाने की बड़ी संभावनाएं खुलेंगी। तो मैं ऐसा सोचता हूं, मुझे ये 2-3 बातें ऐसी लगती हैं जो मध्य प्रदेश में बहुत सकारात्मक है, और सरकार जो ये नई आई है इसने इस दिशा में सोचना शुरू किया। हाँ, निश्चित रूप से। और वही बात हो रही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो फोकस किया है, आशीष जी, वो फोकस ही इंडस्ट्री पर है, जिसकी तरफ जयप्रकाश जी भी बात कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर, खासकर कृषि के क्षेत्र में तो मध्य प्रदेश अव्वल है, और जो सिंचाई का रकबा आप लोग ने बढ़ाया या बाकी जो काम किए उसका असर मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था वहीं से सुधरती, गाँव से सुधरती है, गाँव पर भी आपने फोकस किया आशीष जी। लेकिन कुछ सवाल थे अपराजिता जी के, उनका जवाब भी दीजिएगा। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश ने ये ऊंचाइयां ऐसे हासिल नहीं की। पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के कठोर परिश्रम के परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं वो रीजनल इंडस्ट्री का कॉन्क्लेव कर रहे हैं, विदेशों में भी निवेश को आकर्षित करने के लिए स्वयं जा रहे हैं, और इसके अलावा एक ऐसा बेहतर वातावरण मध्य प्रदेश में निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है जहां संचार, बिजली, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो, ताकि जो निवेश करने वाले लोग हैं वो अच्छा वातावरण चाहते हैं। और इसलिए मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं पहले से बहुत बेहतर हुई है, निवेश आने लगा है, और अगले 1-2 वर्षों में धरातल पर आपको जब बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में काम करते दिखाई देगी, तब आपको लगेगा कि इन प्रयासों के कारण ही आज मध्य प्रदेश उद्योगों के क्षेत्र में भी एक बड़ी हब बनता जा रहा है। जहां तक बात है कांग्रेस के सवालों की, नेताओं की, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप भी मध्य प्रदेश को देखिए कि आपको मध्य प्रदेश में परिवर्तन दिखाई नहीं देता। इतनी अच्छी सड़कें हैं, और मेट्रो की बात कर रहे हैं, मेट्रो कौन लेके आया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई। बनने में कुछ समय जरूर लग रहा है, डिले हो गई, कोरोना के कारण भी काम बंद रहा, लेकिन आज मेट्रो हम इंदौर में ट्रायल कर चुके हैं, भोपाल में भी ट्रायल होने वाला है। अतिशीघ्र मेट्रो भोपाल और इंदौर में आपको चलते हुए दिखेगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में लगभग 300 से अधिक सीएम राइज की बिल्डिंगें बन रही है, छात्रावास बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पुल पुलिया बन रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता 60 लाख हेक्टेयर हमारी अर्जित करने जा रहा है मध्य प्रदेश, जिसको 100 लाख हेक्टेयर तक करने का आगामी समय में लक्ष्य है। ये सिंचाई का पानी जब किसानों के खेतों तक पहुंचेगा तो जो हमारी कृषि विकास दर पहले भारत में पहले या दूसरे नंबर पर हुआ करती थी, और मध्य प्रदेश भी एक कृषि प्रधान राज्य है, जब कृषि और उद्योग दोनों साथ मिलेंगे तो रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे। और आज ये आर्थिक प्रगति जो हमारे आंकड़े जारी हुए हैं, कहीं ना कहीं ये रोजगार के अवसरों की बहुलता को भी बताते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ही है हम 1 लाख रोजगार इन आने वाले 1-2 वर्षों में देंगे, और भर्ती प्रक्रिया कई सारे विभागों में चल रही है। इसलिए निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूत सरकार है, निर्णय लेने वाली सरकार है, और मध्य प्रदेश की जनता को इस पार्टी का भरोसा है। जी। अपराजिता जी, अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री एक बड़ी योजना आपने देखा मध्य प्रदेश में दिखाई देगी, कोच बनने का काम होगा। ये क्या इसको उपलब्धि में नहीं मानती कांग्रेस? देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि पहले जो कपास मध्य प्रदेश में पैदा होता था वो दरअसल बाहर के स्टेट ले जाते थे, लेकिन हम ये चाहते कि यदि हमारे यहाँ कपास पैदा हो रहा है, जैसे तमिलनाडु में रोजगार के जो काम है, खासकर कपड़ा बनाना इस तरह के, तो क्यों ना हम उनको यहाँ ले आए और यहीं कच्चा मटेरियल। तो ये सब सुधार की तरफ नहीं दिखाई दे रहा है कांग्रेस। मनोज जी, देखिए, बातें मैं बार बार कहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी बहुत स्मार्ट है, बातें करती है, बट क्या होता है, प्रचार फुल रहता है, विकास गुल रहता है। अब बताइए, 22 साल से सरकार में है, और विधायक जी अभी भी कह रहे हैं, आशीष जी कह रहे हैं हमें 1-2 साल और दे दीजिए। अरे भैया, कितने साल तो दे दिया जनता ने, 1-2 साल और क्यों दे दे आपको मेट्रो के लिए? हमारी बातों पर जनता भरोसा करती है, आपके नेता की बात पर भरोसा नहीं करती। आपने उसको डिले किया, अब आप 1-2 साल और मांग रहे हैं। आशीष जी, मैंने आपको धैर्य से सुना, बस मेरे 2-3 सवाल ले लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। 22 साल है तो जवाबदेही तो बनती है ना। अब आप बताइए, इश्तिहारों में रहती हैं आपकी योजनाएं,
बट धरातल पे तो दिखाई नहीं देती। आप सीएम राइज बिल्डिंग्स की बात कर रहे थे, सीएम राइज विद्यालयों स्कूल का हाल देखिए, जाइए चेक करिए, छात्रों पे छत टपक रही है, टाके लग गए, सर फट गया। अरे अभी तो बिल्डिंग ही नहीं बन रही है मैडम, अभी कहां से आप स्वास्थ्य में जीरो, आप एजुकेशन में जीरो। कैसे, अगर ऐसा वर्तमान है मध्य प्रदेश का, तो भविष्य कितना खराब आपने कर दिया ये तो सोचिए। एक पीढ़ी, पूरी पीढ़ी का भविष्य आपने खराब कर दिया। मेट्रो ला नहीं पाए, कांग्रेस के नेताओं को विकास नहीं दिखाई देता, स्वास्थ्य सुविधाएं है नहीं, हेल्थ सेक्टर पूरा चौपट है, आगे कैसे बढ़ेंगे आप मुझे इतना कह दीजिए आशीष जी कि आप श्वेत पत्र जारी कर दीजिए कि कितना निवेश आया और कितनी जिंदगियां बदली इस 22 साल में, तो मैं मान जाऊंगी कि निवेश आया और जिंदगियां तो बिल्कुल नहीं ये बदली। जिंदगियां बदली है, युवा तभी तो हताश जनता है, हमको महिला हताश है, किसान हताश है। एक मिनट अपराजिता आशीष जी किसने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया है? अरे स्वर्णिम मध्य प्रदेश तो हमने बनाया, पीतमपुरा, बीएचईएल, गोविंदपुरा, सारे इंडस्ट्रियल हब कांग्रेस पार्टी ने बनाए। आप बताइए ना, आपने कौन सा इंडस्ट्रियल हब बना दिया? दिल्ली से इस पे जरूर जूम इन करिएगा, इस पे मनोज जी जरूर जूम इन करिएगा, तो आशीष जी से सवाल है वो जवाब दें। आशीष जी, जो इंडस्ट्री की बात हो रही है या बाकी जो बात कर रहे हैं कि कितना निवेश आया, अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे करीब 40 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, 2 दिन पहले ही बात कर रहे थे, तो क्या ये निवेश का एक आंकड़ा नहीं है आशीष जी? देखिए, निवेश आया है, एमओयू साइन हुए हैं, जगह का अलॉटमेंट, अरे एमओयू साइन हो जाते हैं, जगह का अलॉटमेंट हो जाता है, फिर एग्जिट पॉलिसी आ जाती है। निवेश आना उसको नहीं कहते, निवेश आना कहते हैं जब इंडस्ट्री लग गई, रोजगार का सृजन हो गया, जिंदगियां बदल गई। 22 साल से कोई निवेश नहीं आया, तभी तो रोजगार का सृजन नहीं हुआ। श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, कितने रोजगार मिले, कितनी इंडस्ट्रीज आई, कितना निवेश आया। जी दोनों बात करिए, सवाल जवाब हो जाएगा तो बेहतर जी। हमने तो 22 साल का हिसाब दे दिया, आपसे 60 साल का हिसाब आज तक। अरे 22 साल का हिसाब आप दे नहीं पाएंगे, हमने तो 60 साल का दे दिया। आईआईटी, आईएएम, बीएचईएल क्या बनाया आपने? हेल्थ सेक्टर जीरो, एजुकेशन सेक्टर जीरो, क्या बनाया आपने? बताइए 22 सालों में, 22 साल में आपने क्या बनाया? आपने महिलाओं की स्थिति खराब की, गरीबों की स्थिति खराब की, दलितों और वंचितों की स्थिति खराब की, सड़कें हमने बनाई। जयप्रकाश जी, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, सड़कें किसी किसने नहीं बनाई सकता। हमारे लौट रहे जयप्रकाश जी, महिलाओं को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया। आशीष जी लौट रहा हूँ, जयप्रकाश जी दोनों को आप सुन रहे हैं, स्वाभाविक है उनकी सरकार 2003 तक रही तो वो उसके पहले की बात करेंगे, बीच में कमलनाथ जी की सरकार आई। वर्तमान की जो सरकार है, आपने भी कहा कि इंडस्ट्री पर हमें फोकस करना होगा और मुख्यमंत्री ने शायद इसी को फोकस करके समझा कि ये हमारी नब्ज है, इस नब्ज को पकड़ लिया तो विकास की रफ्तार और बड़ी तेज हो जाएगी, जो आप पूंजीगत व्यय की बात कर। जी मैं सोचता हूं कि जो जैसे ये बहस है, इस बहस में 2-3 जो बिंदु जहां पर सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो ये है कि डिलीवरी सिस्टम जो है, जैसे कि हमने निवेश अगर हम आमंत्रित करते हैं, लोगों को बुलाते हैं और जो वादे करते हैं, तो ये सरकार की तरफ से सुनिश्चित करने की व्यवस्था, इस तरह की एक टास्क मास्टर जैसे एक टास्क नहीं करता, उस तरह से करना होगा। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं 90-91 के दौरान में ये इकोनॉमी खुल रही थी हमारी, और जब मैं उस दौरान पढ़ता था तो जो सिंगापुर का फाइनेंस मिनिस्टर होता था, वो फैसिलिटेशन का काम करता था पूरे एरिया के निवेशकों को लाने का, आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो हमारे यहाँ पर जो डिलीवरी सिस्टम है वो इतना विजिलेंट, अलर्ट होना चाहिए उसको कि अगर कोई निवेश आ रहा है तो उसको पूरी फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड कराया जाए और अंत तक उसको कैसे आसान बनाया जाए, प्रशासनिक व्यवस्था में उसको कैसे जल्दी से जल्दी कम से कम समय में, क्योंकि लागत बढ़ती है, हर काम की लागत बढ़ती है, जितना डिले होता है लागत बढ़ती है, या फिर वो किसी की रुचि समाप्त हो जाती है, बहुत ज्यादा समय लगता है तो वो सोचता है कि भाई मेरे को इसकी खर्चा ज्यादा हो रहा है, मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो वैसी परिस्थितियां निर्मित नहीं हो और जो चीजें आती हैं उनको आसानी से क्रियान्वयन किया जा सके, ऐसी व्यवस्थाएं हमें विकसित करनी चाहिए। तो मैं सोचता हूं कि अगर इस पर किया जाए, जहां तक विकास तुलनात्मक अध्ययन अगर आप करेंगे तो निश्चित ही 2003 से पहले और 2003 से बाद की स्थितियों में तो बहुत फर्क है। अगर हम 10 साल का देखें, 2014 से और
2014 के पहले के 10 साल का भी तुलनात्मक अध्ययन करें तो पिछले 10 सालों में मध्य प्रदेश में काफी गतिविधियां औद्योगिक बढ़ी हैं और एग्रीकल्चर आउटपुट तो बढ़ा ही, क्योंकि सिंचाई के भी जैसा आपने अभी जिक्र किया था कि जो जिस तरह से मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा है वो तकरीबन इन 10 सालों में डबल से भी ज्यादा हो गया, दोगुने से ज्यादा हो गया। तो उसकी वजह से कृषि उत्पादकता बहुत बढ़ी। तो अब हमारे यहाँ पर जैसा अभी आप कपास और कपास से यार्न बनाना और यार्न से कपड़ा बनाने की जो एक इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जिसको इंडस्ट्री में कहा जाता है, तो उसकी संभावनाओं का जिक्र कर रहे हैं। ऐसे पूरी फूड इंडस्ट्री में हमारे यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग की एक पूरी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की एक श्रृंखला की संभावना है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसी संभावनाएं बहुत है मध्य प्रदेश में और शायद मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री इस बात को समझ भी रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, आशीष जी, अपराजिता जी और जयप्रकाश जी। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा कैसी है, इस बात से आप समझिए कि एक 2-4 दिन पहले की बात है जब BMS का एक नया उद्घाटन हुआ, भूमि पूजन हुआ। उसमें जो उसके चेयरमैन पहुंचे थे वो कह रहे थे पहली बार देश के हम कैसे मुख्यमंत्री को देख रहे हैं जो ज़मीन को, जो हमें चाहिए था, अंतरण चाहिए था, ज़मीन चाहिए था फैक्ट्री लगाने के लिए, तो वो खुद उसको लेकर पहुंच गए बेंगलोर। यानी मंशा किस तरह की है, वो यही चाहते हैं कि मेहनत कितना भी करना पड़े लेकिन मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसर जब दिखाई देंगे, जब नई इंडस्ट्रियाँ लगेंगी और इसीलिए रीजनल कॉन्क्लेव जैसे नए कंसेप्ट भी लेकर आए। अब इसका कितना और बेहतर असर होगा, लेकिन आंकड़े आज जो सामने आए हैं उससे तो लगता है कि मध्य प्रदेश विकास की रफ्तार भरने जा रहा है। बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन